तुम्हें क्या लगता है समीर, सिर्फ ये सोने का तमगा दिखाकर तुम यहाँ आओगे और तुम्हें सीधे एसी कैबिन में बैठकर लाखों की नौकरी मिल जाएगी? तुम्हारी हैसियत देखी है तुमने? रुको, मेरी शर्तें अभी पूरी नहीं हुई। नौकरी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मेरी हर बात मानोगे। बिना कोई सवाल किए, बिना कोई बहस किए, जो मैं कहूंगी वही सही होगा, चाहे वो काम तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ हो या तुम्हारे तथाकथित स्वाभिमान के। अगर मैंने कहा कि दिन को रात कहो तो तुम्हें रात कहना होगा। क्या अब भी मंजूर है? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना शहर का नाम जरूर लिखिए, हम पढ़ना पसंद। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे से करीब 7 किलोमीटर दूर गोमती नदी के एक संकरे किनारे पर बसी थी वो झुग्गी बस्ती। चारों तरफ फैली गंदगी, सचते हुए पानी की बदबू और उसी के बीच बना मिट्टी और फटे हुए टिन की छत वाला एक छोटा सा कमरा। साल 2026 की एक कड़कड़ाती सुबह, आसमान में कोहरा छाया हुआ था और उस फटे हुए टिन के सुराखों से ठंडी हवाएं सीधे अंदर कमरे में तीर की तरह चुभ रही थीं। कमरे के भीतर एक फटी हुई चटाई पर 50 साल के रामशरण लेटे हुए थे। उनका पूरा शरीर सूज चुका था, आंखें धंस गई थीं और चेहरे पर मौत की पीलापन साफ दिखाई दे रहा था। उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह जवाब दे चुकी थीं। पास ही बैठी उनकी बूढ़ी पत्नी शांति देवी, जिनके हाथों की चमड़ी दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर पूरी तरह फट चुकी थी, वो गर्म पानी की पट्टी रामशरण के माथे पर रख रही थी। उसी वक्त कमरे का लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा खुला और हाथ में एक पुरानी प्लास्टिक की फाइल दबाए समीर अंदर दाखिल हुआ। समीर, चौड़ा माथा, आंखों में अजीब सी चमक और बदन पर एक सूती शर्ट जिसके कॉलर के धागे निकल चुके थे। उसने यूनिवर्सिटी से MBA में टॉप किया था। उसके पास गोल्ड मेडल था, लेकिन जेब में सिर्फ 80 रुपए थे। शांति देवी ने उम्मीद भरी नजरों से समीर की तरफ देखा और कांपती आवाज में पूछा, बेट, आज कुछ बात बनी? उस बड़े दफ्तर वाले साहब ने कुछ कहा? समीर ने अपनी नजरें झुका ली। वह अपनी माँ से आंखें नहीं मिला पा रहा था। उसने अपनी फाइल को खाट के कोने पर रखा और भर्राए गले से बोला, नहीं माँ, आज भी वही हुआ। वो जो चारबाग के पास वाली बड़ी कंपनी है ना, वहां का मैनेजर तो मेरी फाइल देखे बिना ही हंसने लगा। कह रहा था कि गोल्ड मेडल को अचार डालोगे बाबू, यहाँ नौकरी चाहिए तो किसी बड़े नेता की सिफारिश लाओ या फिर 5 लाख रुपए टेबल के नीचे से दो। रामशरण ने खाट पर लेटे गहरी और दर्द भरी सांस ली। उन्होंने खांसते हुए अपने कांपते हाथ को ऊपर उठाया और बोले, समीर मेरे लाल, तू अपनी पढ़ाई का दोष मत दे। कसूर तेरी पढ़ाई का नहीं, कसूर मेरी इन फूटी किडनियों का है। अगर आज मैं इस खाट पर बीमार न पड़ा होता तो मेरा बेटा नौकरी के लिए इस तरह दर की ठोकरें नहीं खा रहा होता। तू मुझे अस्पताल मत ले जा बेटा, मुझे मर जाने दे। समीर के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। वह घुटनों के बल अपने बाप की खाट के पास बैठ गया। उसने उनके ठंडे और कांपते हाथों को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू टपककर रामशरण के हाथ पर गिर गए। समीर ने रोते हुए कड़क आवाज में कहा, बापू, दोबारा अपने मुंह से यह बात मत निकालना। जब तक इस बेटे के शरीर में खून की एक भी बूंद बाकी है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे पत्थर तोड़ने पड़े, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, मैं आपके डायलिसिस के पैसे लेकर आऊंगा। शांति देवी ने रोते हुए समीर के सिर पर हाथ रखा और बोली, लेकिन बेटा, डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अगर इस हफ्ते के अंदर डायलिसिस नहीं हुई और अस्पताल में 25,000 रुपए जमा नहीं हुए तो वो अगली बार तेरे बापू को अंदर भी नहीं लेने देंगे। हमारे पास तो अब बेचने के लिए यह फटी हुई टिन की छत भी नहीं बची। समीर उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन को ऊपर चढ़ाया, अपनी फाइल उठाई और अपनी माँ की आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला, माँ, तू हौसला रख। आज अखबार में मैंने एक विज्ञापन देखा है। गोमती नगर के सबसे VIP इलाके में जो राजवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की 24 मंजिला इमारत है ना, वहां मैनेजमेंट ट्रेनी की जगह खाली है। आज वहां वॉक इन इंटरव्यू है। मैं वहां जा रहा हूं। भगवान ने चाहा तो आज मेरे पिता की जिंदगी का इंतजाम हो जाएगा। रामशरण ने कमजोरी से अपना हाथ उठाया और बोले, जा बेटा, लेकिन याद रखना, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, अपने स्वाभिमान का सौदा मत करना। यह गरीबी की चादर फटी जरूर है, लेकिन इस पर ईमानदारी का रंग चढ़ा है। समीर ने सिर हिलाया, मुझे याद रहेगा बापू। समीर घर से निकला।
कड़ाके की ठंड थी और उसके पैरों में जो पुराने बाटा के जूते थे उनका तलवा नीचे से पूरी तरह घिस चुका था। गोमती नदी के पुल को पार करते हुए उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। वह जैसे ही राजवंशी ग्रुप की उस आलीशान कांच की बिल्डिंग के सामने पहुंचा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां बेंटले और मर्सिडीज जैसी घाइयां खड़ी थीं। हर तरफ सूट बूट पहने बड़े बड़े घरों के लड़के लड़कियां हाथ में महंगी फाइलें लिए घूम रहे थे। समीर ने अपनी शर्ट को थोड़ा सीधा किया, अपने घिसे हुए जूतों को अपनी पैंट के पीछे के हिस्से से थोड़ा साफ किया और गहरी सांस लेकर अंदर दाखिल हुआ। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने समीर के साधारण कपड़ों को देखकर नाक सिकोड़ी और बेहद रूखे लहजे में पूछा, जी किससे मिलना है? यहाँ कोई चैरिटी ऑफिस नहीं है। मैम, मेरा नाम समीर है। मैं मैनेजमेंट ट्रेनी के इंटरव्यू के लिए आया हूं। ये मेरी प्रोफाइल है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का MBA गोल्ड मेडलिस्ट हूं। उसी वक्त रिसेप्शन के पीछे लगी VIP लिफ्ट खुली। लिफ्ट से एक लड़की बाहर निकली। बदन पर सफेद रंग का कीमती फॉर्मल सूट, आंखों पर काला चश्मा, हाई हील्स की खट खट आवाज और चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी और कड़क कठोरता। उसके पीछे 4 बाउंसर्स और 2 सेक्रेटरी फाइलें लिए भाग रहे थे। रिसेप्शन पर बैठी लड़की तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और सिर झुकाकर बोली, गुड मॉर्निंग अंजलि मैम। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि राजवंशी ग्रुप के मालिक विक्रम राजवंशी की इकलौती बेटी और कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर अंजलि राजवंशी थी। अंजलि की नजर अचानक रिसेप्शन पर खड़े समीर पर पड़ी। उसने अपनी चाल धीमी की, अपना चश्मा उतारा और समीर को ऊपर से नीचे तक देखा। समीर की फटी हुई आस्तीन और घिसे हुए जूतों पर उसकी नजरें टिक गईं। अंजलि ने रिसेप्शनिस्ट के हाथ से समीर की फाइल झपट ली। उसने पन्ने पलटे। गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट देखते ही उसके होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। अंजलि ने अपनी ठंडी और तीखी आवाज में समीर से कहा, गोल्ड मेडलिस्ट MBA, नाम समीर है ना तुम्हारा? समीर ने सीधे अंजलि की आंखों में देखा और गरिमा के साथ कहा, जी मैम, मैं ही समीर हूं। अंजलि ने फाइल को रिसेप्शन के टेबल पर पटक दिया और बोली, तुम्हें क्या लगता है समीर, यह सोने का तमगा लेकर तुम राजवंशी ग्रुप की इस आलीशान इमारत में आओगे और तुम्हें AC केबिन में बैठकर लाखों की नौकरी मिल जाएगी? तुम्हारी हैसियत देखी है तुमने? समीर का खून खौल उठा, लेकिन अस्पताल में पड़े अपने बाप का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने अपने गुस्से को पीते हुए कहा, मैम, हैसियत कपड़ों से नहीं काबिलियत से नापी जाती है। आप मेरी फाइल देख सकती हैं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकती हैं। मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। अंजलि ने एक ठंडी हंसी हंसी। वह समीर के और करीब आई। उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू समीर के नथुनों तक पहुंची, लेकिन उस खुशबू में घमंड की बू ज्यादा थी। अंजलि ने कहा, काबिलियत? इस दुनिया में काबिलियत कौड़ियों के भाव बिकती है। खैर, मुझे तुम्हारी फाइल देखने की जरूरत नहीं है। मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट कम शैडो की जरूरत है। नौकरी मैं तुम्हें अभी के अभी दे सकती हूँ। सैलरी 50,000 रुपए महीना मिलेगी। बोलो, मंजूर है? समीर की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। 50,000 रुपए, यानी उसके पिता की डायलिसिस भी हो जाएगी और दवाइयों का इंतजाम भी। उसने तुरंत कहा, जी मैम, मुझे मंजूर है। मैं हर काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। अंजलि के चेहरे पर एक शैतानी और रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने अपनी उंगली उठाई और कड़क आवाज में बोली, रुको, मेरी शर्तें अभी पूरी नहीं हुई। नौकरी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मेरी हर बात मानोगे, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई बहस किए। जो मैं कहूंगी वही सही होगा, चाहे वो काम तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ हो या तुम्हारे तथाकथित स्वाभिमान के। अगर मैंने कहा कि दिन को रात कहो तो तुम्हें रात कहना होगा। क्या अब भी मंजूर है? समीर को अंजलि के लहजे में एक अजीब सा खतरा महसूस हुआ। उसने धीमे से पूछा, मैम, आप किस तरह के काम की बात कर रही हैं? मैं यहाँ एक प्रोफेशनल की तरह काम करने आया हूँ। अंजलि ने अपनी कुर्सी की तरफ कदम बढ़ाते हुए पीछे मुड़कर देखा और कहा, प्रोफेशनल? वो सब भूल जाओ समीर, पहले दिन ही तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर अपनी शर्तों पर जीना है तो इस कांच के दरवाजे से बाहर चले जाओ, और अगर वो 50,000 रुपए चाहिए तो मेरे केबिन में आओ। अंजलि अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। समीर वहीं रिसेप्शन पर जम गया।
उसके दिमाग में बापू के वो शब्द गूंज रहे थे, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, अपने स्वाभिमान का सौदा मत करना। लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल के डॉक्टर की वो आवाज थी, अगर इस हफ्ते 25,000 जमा नहीं हुए तो अपने बाप की लाश ले जाना। समीर के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी मुट्ठी कसी, अपनी फाइल उठाई और अंजलि के केबिन की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसने अपने स्वाभिमान की बलि अपने बाप की जिंदगी के लिए दे दी थी। जैसे ही समीर अंजलि के आलीशान केबिन के अंदर पहुंचा, अंजलि कांच की बड़ी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। उसने बिना मुड़े ही कहा, दरवाजा बंद कर दो। समीर ने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अंजलि मुड़ी और अपनी आलीशान लेदर की कुर्सी पर बैठ गई। उसने टेबल पर रखी एक भारी फाइल समीर की तरफ फेंकी। यह राजवंशी ग्रुप का नया प्रोजेक्ट है, इसकी समरी तैयार करो, लेकिन इससे पहले जाओ और नीचे कैंटीन से मेरे मेहमानों के लिए कॉफी लेकर आओ। समीर चौंक गया। उसने धीमे से कहा, मैम, कॉफी? लेकिन रिसेप्शन पर तो प्यून और वेटर भी हैं। अंजलि ने अपनी आंखें तरेरी और अपनी आवाज को और कड़क करते हुए कहा, समीर, क्या तुम अपनी पहली ही शर्त भूल गए? मैंने क्या कहा था? कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं, जाओ और कॉफी सर्व करो। समीर का दिल बैठ गया। वह चुपचाप केबिन से बाहर निकला और कैंटीन की तरफ चल दिया। जब वह कैंटीन में ट्रे लेकर पहुंचा तो वहां कंपनी के कुछ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर्स बैठे हुए थे। समीर ने जैसे ही ट्रे से कॉफी का कप टेबल पर रखा, एक सीनियर अधिकारी ने समीर के गले में टंगे मैनेजमेंट ट्रेनी के आईडी कार्ड को देखा और ठहाका मारकर हंसा। अरे देखो तो जरा, यह अंजलि मैम का नया गोल्ड मेडलिस्ट असिस्टेंट है। यूनिवर्सिटी टॉप करके हमारी कंपनी में वेटर का काम कर रहा है। क्यों भाई, गोल्ड मेडल पिघलाकर कॉफी की ट्रे बनाई है क्या? कैंटीन में बैठे सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। समीर के कान जलने लगे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके हाथ में पकड़ी ट्रे कांपने लगी। उसका मन किया कि वह कॉफी का कप वहीं पटक दे और नौकरी छोड़कर चला जाए, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अस्पताल का वो आईसीयू वार्ड घूम गया, जहां उसके पिता ऑक्सीजन मास्क लगाए जिंदगी की भीख मांग रहे थे। समीर ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, अपना सिर झुकाया और बिना कुछ बोले वहां से वापस अंजलि के कैबिन में आ गया। अंजलि ने समीर के चेहरे पर फैले उस अपमान के रंग को देखा, लेकिन उसके दिल में जरा भी दया नहीं जागी। उसने कहा, कॉफी सर्व कर दी? अच्छा सुनो, दोपहर में मुझे एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है। मेरी कार पार्किंग में तैयार रखना। दोपहर के ठीक 2 बजे लखनऊ की तपती धूप के बीच समीर अंजलि की रोल्स रॉयल कार के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अंजलि अपने 2 क्लाइंट्स के साथ बाहर निकली। वह कार के पास आई। उसने कार का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक रुक गई। उसने समीर की तरफ देखा और कहा, समीर, मेरे पैर में जो ये हिल्स है ना, ये बहुत चुभ रही हैं। कार की डिग्गी में मेरे फ्लैट वाले जूते रखे हैं। जाओ, उन्हें लेकर आओ और यहीं मेरे पैरों के पास रख दो। वहां खड़े क्लाइंट्स और सिक्योरिटी गार्ड समीर को देखने लगे। यह अंजलि की तरफ से समीर का सरेआम अपमान था। समीर के पैर जैसे जमीन में धंस गए। एक गोल्ड मेडलिस्ट लड़का सबके सामने एक अमीर लड़की के जूते उठाकर लाएगा। समीर ने अंजलि की आंखों में देखा। अंजलि की आंखों में एक अजीब सी चुनौती थी, जैसे वह कह रही हो, तोड़ो अपना गुरूर समीर। समीर चुपचाप कार के पीछे गया। उसने डिग्गी खोली, अंजलि के जूते निकाले और लाकर अंजलि के पैरों के पास रख दिए। अंजलि ने जूते बदले और कार में बैठकर चली गई। समीर वहीं धूल भरी पार्किंग में खड़ा रह गया। उसकी आत्मा जैसे चीख चीख कर रो रही थी। शाम के 7 बज चुके थे। ऑफिस के लगभग सभी लोग जा चुके थे। समीर अपने डेस्क पर बैठा फाइलें तैयार कर रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अस्पताल का नाम चमक रहा था। समीर ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो जी, डॉक्टर साहब। दूसरी तरफ से डॉक्टर की कड़क और गंभीर आवाज आई। समीर जी, आपके पिता रामशरण की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उनकी किडनियों में इन्फेक्शन बढ़ गया है। हमें तुरंत उनका इमरजेंसी डायलिसिस करना होगा, वरना वो आज की रात भी नहीं निकाल पाएंगे। आप तुरंत 25,000 रुपए लेकर अस्पताल पहुंचिए। हमारे पास समय नहीं है। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपनी कुर्सी से उठा
और सीधे अंजलि के केबिन की तरफ भागा। वह बिना नॉक किए केबिन के अंदर घुस गया। अंजलि लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। समीर को इस तरह बदहवास हालत में देखकर उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। समीर, यह क्या बदतमीजी है? बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? समीर ने अंजलि के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह अंजलि के टेबल के पास घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैम, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे बापू अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। डॉक्टर का फोन आया है। अगर अभी 25,000 रुपए जमा नहीं हुए तो मेरे बापू मर जाएंगे। मैम, प्लीज मुझे मेरी सैलरी का कुछ एडवांस दे दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बनकर काम करूंगा। प्लीज मैम, मेरे बापू को बचा लीजिए। अंजलि ने समीर को देखा। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली वो कठोरता एक पल के लिए डगमगाई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। अंजलि ने कहा, समीर, क्या तुम्हें अपनी शर्त याद है? कोई सवाल नहीं, कोई मिन्नत नहीं, और जहां तक पैसों की बात है, राजवंशी ग्रुप में एडवांस देने का कोई नियम नहीं है। समीर का दिल टूटकर बिखर गया। उसने रोते हुए कहा, मैम, आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? आपके पास करोड़ों रुपए हैं। आपके लिए 25,000 कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे बाप की जिंदगी है। अगर आज आपने मदद नहीं की तो मैं अनाथ हो जाऊंगा मैम। अंजलि अपनी कुर्सी से खड़ी हुई। उसने समीर की तरफ देखा और कहा, समीर, आज रात कंपनी का एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल इवेंट है। शहर के सभी बड़े बिजनेसमैन और मीडिया वाले आ रहे हैं। तुम्हें उस इवेंट में मेरे साथ रहना होगा। अगर तुम यह इवेंट छोड़कर गए तो तुम्हें नौकरी से तो हाथ धोना ही पड़ेगा। साथ ही मैं यह भी पक्का करूंगी कि पूरे लखनऊ में तुम्हें कोई दूसरी नौकरी न मिले। अब फैसला तुम्हारा है। अपने बाप के पास जाना है या इस नौकरी को बचाना है। समीर ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा कि भगवान ने उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। घड़ी में रात के 8 बज रहे थे। अस्पताल ने 10 बजे तक का वक्त दिया था। समीर ने अपनी आंखें पोंछी। उसके चेहरे पर अब लाचारी की जगह एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। उसने कहा, ठीक है मैम, मैं इवेंट में चलूंगा। रात के 9 बजे लखनऊ के सबसे महंगे 5 स्टार होटल के ग्रैंड बॉलरूम में राजवंशी ग्रुप का इवेंट चल रहा था। हर तरफ झिलमिलाती रोशनियां, धीमा संगीत और अमीर लोगों की महफिल जमी थी। अंजलि राजवंशी मीडिया के कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए पोज दे रही थी। समीर ब्लैक सूट पहने अंजलि के पीछे एक साये की तरह खड़ा था। उसकी जेब में रखा फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था। माँ के साथ मिस्ड कॉल आ चुके थे। समीर का कलेजा फट रहा था। उसे लग रहा था कि वह दुनिया का सबसे बुरा बेटा है, जो अपने बाप को अस्पताल में मरता छोड़ यहाँ अमीरों की महफिल में खड़ा है। तभी अंजलि समीर के पास आई। उसने एक ट्रे उठाई जिसमें ड्रिंक्स के ग्लास रखे थे और समीर के हाथों में थमाते हुए कहा, जाओ समीर, सामने जो वीआईपी गेस्ट बैठे हैं उन्हें ये सर्व करो। समीर ने ट्रे थाम ली। वह जैसे ही आगे बढ़ा, उसके फोन पर एक मैसेज टोन बजी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। माँ का मैसेज था, समीर, डॉक्टर कह रहे हैं कि अब उम्मीद खत्म हो रही है। तू कहाँ है बेटा? अपने बापू का आखिरी बार मुंह तो देख ले। समीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ से वो कीमती कांच के ग्लासों वाली ट्रे छूट गई। पूरे हॉल में कांच के टूटने की तेज आवाज गूंजी। संगीत रुक गया। सारे मेहमानों की नजरें समीर पर टिक गईं। अंजलि तेजी से समीर के पास आई और गुस्से में चिल्लाई, समीर, यह क्या बकवास है? तुमने मेरा पूरा इवेंट खराब कर दिया। समीर ने अंजलि की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, लाचारी नहीं थी। उसकी आंखों में जल रहा था एक खुददार इंसान का गुस्सा। समीर ने अपने सीने पर लगा राजवंशी ग्रुप का आईडी कार्ड खींचा और अंजलि के पैरों में फेंक दिया। वह कड़कती और भारी आवाज में बोला, बस मैम, बहुत हुआ। अब मुझे आपकी यह नौकरी नहीं चाहिए और न ही आपकी ये शर्तें मंजूर हैं। मैं एक खुददार इंसान हूँ, कोई बिका हुआ गुलाम नहीं। मैं अपने बाप को बचाने जा रहा हूँ। अगर वो मर भी गए तो मैं कम से कम इस बात के संतोष के साथ जीऊंगा कि मैं उनके आखिरी वक्त में उनके साथ था। आपकी ये दौलत और आपका ये घमंड आपको मुबारक हो। समीर मुड़ा और हॉल के दरवाजे की तरफ भागने लगा। पूरा हॉल सन्न था। अंजलि वहीं खड़ी समीर को जाते हुए देख रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों में आंसू थे।
समीर पागलों की तरह दौड़ता हुआ होटल के बाहर आया। रात के 9:45 बज चुके थे। कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिल रहा था। वह लखनऊ की सड़कों पर अस्पताल की तरफ दौड़ने लगा। उसके पैरों के जूते फट चुके थे, पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन वह दौड़ता रहा। हे भगवान, मेरे बापू को बचा लेना, बस 5 मिनट दे दो, वह मन ही मन चिल्ला रहा था। जब समीर हांफता हुआ, पसीने और आंसुओं से नहाया हुआ अस्पताल के आईसीयू वार्ड के सामने पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। उसकी मां शांति देवी फर्श पर बैठी रो रही थी। समीर के घुटने टेक गए। वह चिल्लाया, माँ, बापू कहाँ है? क्या मैं देर से आया माँ? तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और मुख्य डॉक्टर बाहर निकले। समीर दौड़कर डॉक्टर के पैरों में गिर गया। डॉक्टर साहब, मुझे मार लीजिए, लेकिन मेरे बापू को बचा लीजिए, मैं पैसे नहीं ला पाया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए समीर को कंधों से पकड़कर उठाया और कहा, समीर जी, शांत हो जाइए, आपके पिता बिल्कुल ठीक हैं। उनका ऑपरेशन और डायलिसिस दोनों सफलतापूर्वक हो चुके हैं। वो अब खतरे से बाहर हैं। समीर हैरान रह गया। उसने अपनी मांग को देखा, फिर डॉक्टर को देखा। लेकिन डॉक्टर साहब, पैसे 25,000 रुपए, वो किसने जमा किए? डॉक्टर ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, इन्होंने। समीर ने मुड़कर देखा। अस्पताल के उस सफेद कॉरिडोर की मंद रोशनी में अंजलि राजवंशी खड़ी थी। उसकी आंखों में वही नमी थी जो होटल के हॉल में थी। समीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह अंजलि के पास गया और भर्राए गले से पूछा, मैम, आप, ये सब क्या है? आप तो मुझसे नफरत करती थी। आपने मेरा इतना अपमान किया, फिर मेरे बापू की जान क्यों बचाई? अंजलि ने एक गहरी सांस ली। उसने समीर के करीब आकर बहुत ही धीमी और दर्द भरी आवाज में कहा, समीर, मैंने तुम्हारे पिता की सर्जरी शाम को 5 बजे ही करवा दी थी। अस्पताल के सारे पैसे मैंने उसी वक्त जमा कर दिए थे। समीर सन्न रह गया। क्या 5 बजे ही? तो फिर आपने मुझसे वो सब क्यों करवाया? कैंटीन में कॉफी सर्व करवाना, जूते उठवाना और वो इवेंट में रोकना, क्यों किया यह सब मेरे साथ? अंजलि की आंखों से एक आंसू टपककर उसके गाल पर आ गया। उसने कहा, समीर, कल सुबह 11 बजे राजवंशी ग्रुप की बोर्ड मीटिंग है। तुम्हें वहां आना होगा। तुम्हारे हर क्यों का जवाब तुम्हें वहीं मिलेगा। यह मेरी आखिरी शर्त समझ लो। अंजलि मुड़ी और अस्पताल से बाहर चली गई। समीर वहीं खड़ा रहा। उसका दिमाग सुन्न था। क्या यह अंजलि का कोई नया खेल था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा था? अगले दिन सुबह के ठीक 11 बजे राजवंशी ग्रुप का विशाल कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति, कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार वहां मौजूद थे। समीर कॉन्फ्रेंस हॉल के एक कोने में खड़ा था। वह कल रात की घटनाओं से अब तक उबर नहीं पाया था। तभी अंजलि राजवंशी और उसके पिता विक्रम राजवंशी हॉल के अंदर दाखिल हुए। विक्रम राजवंशी ने पोडियम पर आकर माइक संभाला। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की यह बोर्ड मीटिंग राजवंशी ग्रुप के मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि इस कंपनी के भविष्य और एक बहुत बड़े खुलासे के लिए बुलाई गई है। मैं अपनी बेटी अंजलि को आमंत्रित करता हूं। अंजलि पोडियम पर आई। आज उसके चेहरे पर वो पुरानी कठोरता नहीं थी। उसने माइक पकड़ा और हॉल में बैठे सभी लोगों पर एक नजर डाली। अंजलि ने बोलना शुरू किया, आप सब जानते हैं कि 2 साल पहले मेरे बड़े भाई आर्यन राजवंशी, जो इस कंपनी के होने वाले सर्वेसर्वा थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आर्यन की मौत राजवंशी परिवार का सबसे बड़ा और गहरा जख्म था। अंजलि की आवाज भारी हो गई। आर्यन भैया ने अपनी जिंदगी क्यों खत्म की? क्योंकि उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त और अपने सबसे भरोसेमंद सेक्रेटरी पर आंखें बंद करके भरोसा किया था। उस सेक्रेटरी ने पैसों के लिए कंपनी के सारे सीक्रेट्स हमारे दुश्मनों को बेच दिए, भाई को कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया और अंत में भैया वो धोखा सह नहीं पाए और हार गए। उस दिन मेरे भाई के साथ इस दुनिया से मेरा इंसानों पर से भरोसा भी उठ गया था। अंजलि ने एक पल का पॉज लिया और उसकी नजरें सीधे कोने में खड़े समीर पर जाकर टिक गईं। उसने आगे कहा, तब से मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। मुझे लगने लगा कि इस दुनिया में हर इंसान बिकाऊ है। पैसे और मजबूरी के आगे हर कोई अपनी आत्मा बेच देता है। जब मेरे पिता ने मुझसे कहा कि कंपनी के लिए एक नया और ईमानदार लीडर चाहिए, तो मैंने तय किया कि मैं सीधे इंटरव्यू से किसी को नहीं चुनूंगी।
मैं उसका ऐसा इम्तिहान लूंगी जहां उसकी रूह तक कांप जाए। अंजलि ने हाथ के इशारे से समीर को स्टेज पर बुलाया। समीर, यहां आओ। समीर धीरे धीरे कदमों से स्टेज पर आया। पूरी मीडिया के कैमरे समीर पर फोकस हो गए। अंजलि ने समीर की तरफ देखा और माइक पर बोली, यह है समीर, लखनऊ यूनिवर्सिटी का MBA गोल्ड मेडलिस्ट। जब यह मेरे पास आया तो इसके पिता अस्पताल में मर रहे थे। इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर मैंने इसे नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की। मैंने इससे कैंटीन में वेटर की तरह कॉफी सर्व करवाई ताकि मैं इसका घमंड देख सकूं। इसने अपने पिता के लिए वो अपमान सहा। मैंने इससे अपने जूते उठवाए ताकि मैं देख सकूं कि क्या यह गुस्से में आकर अपना वादा तोड़ता है। इसने वो भी सहा। हॉल में बैठे डायरेक्टर्स एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज में एक गर्व था। और कल रात मैंने इसकी सबसे बड़ी परीक्षा ली। मैंने इसके पिता की सर्जरी पहले ही करवा दी थी, लेकिन इसे नहीं बताया। मैंने इसे एक ऐसी सिचुएशन में खड़ा किया जहां एक तरफ इसके पिता की जान थी और दूसरी तरफ इसकी नौकरी। मैं देखना चाहती थी कि क्या यह पैसों के लालच में अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने मरते हुए बाप को छोड़ देता है। क्या यह भी वैसा ही निकला जैसा मेरे भाई का वो धोखेबाज दोस्त था? अंजलि ने समीर का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर बोली, लेकिन समीर ने अपनी आत्मा नहीं बेची। कल रात इसने मेरी करोड़ों की नौकरी को लात मार दी, मेरे घमंड को मेरे पैरों तले कुचल दिया और अपने पिता के पास भाग गया। इसने साबित कर दिया कि इस कलयुग में भी हर इंसान बिकाऊ नहीं होता। मजबूरी कितनी भी बड़ी हो, एक खुददार इंसान कभी अपने संस्कारों का सौदा नहीं करता। पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में सन्नाटा छा गया। कई महिला डायरेक्टर्स की आंखों में आंसू आ गए। तभी विक्रम राजवंशी आगे आए। उन्होंने समीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, समीर बेटा, अंजलि ने जो तुम्हारे साथ किया वो एक डरी हुई बहन का इम्तिहान था। हम तुम्हारे इस ऊंचे चरित्र के सामने अपना सिर झुकाते हैं। आज इस बोर्ड मीटिंग में मैं ये ऐलान करता हूं कि राजवंशी ग्रुप के सोशल डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटी विंग के नए हेड तुम होगे और आज से इस कंपनी का 5% मुनाफा सीधे उन गरीब बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए जाएगा जो पैसों की कमी के कारण दर भटकते हैं। जैसे ही विक्रम राजवंशी ने यह बात कही, पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सारे लोग अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। मीडिया के फ्लैश चमकने लगे। समीर की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू अपमान के नहीं थे। ये आंसू उसकी खुददारी और ईमानदारी की जीत के थे। उसने स्टेज से अंजलि की तरफ देखा। अंजलि के चेहरे पर एक सच्ची और सुकून भरी मुस्कान थी। महीनों बीत गए। समीर ने राजवंशी ग्रुप के उस नए विंग को पूरी ईमानदारी से संभाला। उसने लखनऊ की उसी गोमती किनारे की बस्ती में एक बड़ा अस्पताल और स्कूल खुलवाया जहां कभी वह खुद रहता था। अब उसके पिता रामशरण बिल्कुल ठीक थे और शान से अपने बेटे की कामयाबी देखते थे। एक शाम गोमती नदी के किनारे, जहां सूरज डूब रहा था और पानी पर सुनहरी रोशनी तैर रही थी, समीर और अंजलि दोनों खड़े थे। अंजलि ने धीरे से समीर की तरफ देखा और कहा, समीर, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। समीर मुस्कुराया। उसने नदी की लहरों को देखते हुए कहा, अंजलि मैम, अंजलि, अगर उस दिन आपने मुझे उस आग में न झोंका होता तो आज मैं इस मुकाम पर न होता। आपने मुझे गिराया नहीं बल्कि मुझे तराशा है। अब तो कोई शर्त बाकी नहीं है ना? अंजलि के चेहरे पर एक खूबसूरत लाली छा गई। उसने अपना हाथ समीर के हाथ पर रखा और बहुत ही मासूमियत से कहा, शर्त तो कोई नहीं है समीर, लेकिन हाँ, एक गुजारिश जरूर है। क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे इस बदले हुए दिल के पार्टनर बनोगे? समीर ने अंजलि की आंखों में देखा, जहां अब घमंड की जगह सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्रेम और सम्मान था। उसने अंजलि का हाथ कसकर थाम लिया। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि गरीबी इंसान को कभी छोटा नहीं बनाती, छोटी इंसान की सोच और उसके संस्कार बनाते हैं। पैसा दुनिया की हर बड़ी से बड़ी लग्जरी खरीद सकता है, बेंटले, मर्सिडीज, कांच के महल खरीद सकता है, लेकिन वो किसी इंसान की ईमानदारी, उसकी वफादारी और उसका खुददार चरित्र कभी नहीं खरीद सकता। जिंदगी में जब भी मुश्किल हालात आए तो घबराइए मत। याद रखिएगा, ऊपर वाला आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको परखने और आपकी असली पहचान गढ़ने के लिए ऐसे हालात पैदा करता है। सोचिए, अगर आप समीर की जगह होते
तो क्या उस आखिरी रात अपनी खुददारी को बचाते या हालात का बहाना बनाकर घुटने टेक देते? अगर आपको यह कहानी सच्ची लगी हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखना न भूलें, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कहां तक पहुंच रही है। ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।